Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज है 25th of April and दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम गो थ्रू करेंगे और अभी जो सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है उसी के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हम कवरेज करेंगे। आई नो पिछले 2 दिन में हम जो सारी इंपॉर्टेंट उसके फैक्चुअल डेटा एनालिसिस है उसको हम कर चुके हैं एंड एक एडवाइस मेरी आप सबके लिए रहेगी कि अभी आप ज्यादा नोट्स ना बनाएं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पे अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी टेल यू हियर ओनली बिकॉज ये इतना बड़ा टॉपिक हो चुका है कि ये करीब करीब नेक्स्ट 1 मंथ तक कवरेज रहेगा इसका। तो जो आप न्यूज भी पढ़ रहे हैं तो अभी के लिए आप इन न्यूज पे कम फोकस करेंगे बिकॉज हर सेकेंड आर्टिकल इसी पे होगा। तो यहाँ पे इट्स अ गुड टाइम कि आप बाकी के न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं या फिर अपना न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम जो है उसको थोड़ा सा शॉर्टन कर सकते हैं बिकॉज यू नो दिस। यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली खेलिए आप। यहाँ पे ये समझिए कि जो पर्टिकुलर न्यूज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू नो दिस कि ये न्यूज एनालिसिस में भी कवर होगा। यू नो दिस कि ये आपके जो जीके मंत्रा है आपके जो बाय मंथली हैंडआउट है उनमें कवर होगा। ये आपके मॉक्स में कई बार पूछा जाएगा। तो यू नो दिस कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवरेज हो जाएगा। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा यहाँ पे वो यहाँ पे ही और शी अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर न्यूज टॉपिक तो मेरे पास अच्छे से होने ही वाला है तो मैं यहाँ पे इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लूं। तो स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जिनके पास वैसे ही टाइम क्रंच रहता है वो यहाँ पे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द न्यूज एनालिसिस और यहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे बता दी जाएगी। अब वी ऑलरेडी नो कि आपका जो ये पहलगाम है यहाँ पे आपका एक बड़ा अटैक हुआ था। सो उसकी डेट एक्सेट्रा आपको पता होंगी। द रेजिस्टेंस फ्रंट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा का वो ऑफशूट है। तो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद ये सारी इंस्टीट्यूट आपके लिए ये सारी नॉट इंस्टीट्यूट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। इनका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंडिया ने डिसाइड करा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में डिसाइड करा है कि वो अपना एयर स्पेस जो है उसको क्लोज कर रहा है फॉर इंडियन फ्लाइट्स। ओके, तो एक तो एयर स्पेस को क्लोज किया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे इंटरनेशनल कोई ट्रीटी कन्वेंशन कुछ है क्या जो एयर स्पेस को गवर्न करते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे इफ यू हैव रेड प्रॉपर्ली यू वुड ऑल्सो नो कि यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला है कि वो अपना राइट टू कीप इट इन सस्पेंशन द शिमला एग्रीमेंट को वो यहाँ पे एक्सरसाइज करने की सोच रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि जो शिमला एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 72 में साइन हुआ था उसको यहाँ पे पॉज करने का, उसको यहाँ पे सस्पेंड करने का जो राइट है वो उसे यहाँ एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो एयर स्पेस क्लोजर को लेके क्या आपके लॉज हैं और दूसरा आपका जो शिमला एग्रीमेंट है वो क्या था। एक तीसरी चीज जो मैं आपको थोड़ी ब्रीफ में समझा दूंगा कि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके उससे रिलेटेड आ जाए कि वॉर को लेके, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे अबेयंस में रखना, उसको यहाँ पे सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वॉर है और यहाँ पे एक्ट ऑफ वॉर के अंदर में क्या आपके पास में रिटेलिएशन पावर होती है नहीं होती। तो हम वॉर के क्या इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज हैं, उनको भी यहां समझेंगे। ओके, बट बिफोर लेट्स स्टार्ट विद द शिमला अकॉर्ड। सबसे पहले तो जो शिमला अकॉर्ड या शिमला एग्रीमेंट इट्स अ वेरी फेमस एग्रीमेंट बिकॉज यहां से एक बहुत बड़ा चेंज आया था इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के अंदर। सो यू नो दिस जो 1972 आपका ये शिमला एग्रीमेंट था इट वाज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। इंडो पाक वॉर जो हुआ था 1971 इज अ वॉर जिससे बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। एंड इस पर्टिकुलर वॉर में ऑब्वियसली इंडिया वॉन दिस वॉर एंड इंडिया के पास में 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स भी थे। So this particular surrender which took place after 1971 war that was the largest surrender by a regular military after World War II। तो ऐसा पहली बार हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि इतनी बड़ी आर्मी ने यहाँ पे सरेंडर किया था। एंड आफ्टर दैट सरेंडर इंडिया हैड 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान ने 72 में एक एग्रीमेंट साइन करा, शिमला एग्रीमेंट। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज थी। एक तो इंडिया ने वापस से रिकंसिलिएशन करा, यहाँ पे वॉर के बाद में यहाँ पे हम वापस से नॉर्मल सिचुएशन में फ्रॉम हॉस्टाइल तो हमने एक नॉर्मल सेटलमेंट करा। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड करा कि रेदर देन हैविंग मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस वी आर गोइंग टू फाइंड बायलेटरल सॉल्यूशंस।
कि जो इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हैं, इससे पहले 72 के एग्रीमेंट से पहले जो भी इश्यूज होते थे वो यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे डिसाइड हो रहे थे, या कोई थर्ड मीडिएटर होगा जो हमारे बीच में यहाँ पे नेगोशिएट करेगा। एग्जाम्पल के लिए इंडस वाटर ट्रीटी इन इटसेल्फ वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, इट वॉज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। अब यहां पे हमने ये डिसाइड करा था इंडिया पाकिस्तान ने कि इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं इंक्लूडिंग द कश्मीर इशू, ये हम मल्टीलेटरली नहीं, हम बायलैटरली डिसाइड करें। तो एक तो ये था, दूसरा हम हॉस्टाइल से नॉर्मल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे थे। हमने यहाँ पे ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो कहते हैं, पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी है, उन सब के इनिशिएटिव्स भी इनिशिएट कर रखे थे, तो कैसे हम इन सबको करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर में चेंज था वो था कि हम यहाँ पे जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इसको पहले सीजफायर लाइन बोला जा रहा था। अब दिस LOC had became the de facto border. It became the de facto border between India and Pakistan. ओके तो इस वजह से कि हमने यहाँ पे हमारे जो बहुत सारे इश्यूज जो बहुत सालों से आपके डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करी थी, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो सब हमने वहां डिसाइड करा था, इसको भी सस्पेंड करने का मैं राइट अपने पास में भी रिजर्व रखता हूँ। सो इन केस आगे बात बढ़ती है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं करेंगे और हम वापस से पुरानी जो सिचुएशन उस पर करेंगे, विच मीन्स हम LOC को अब हमारी डी फैक्टो बॉर्डर नहीं मानेंगे, इट्स अ सीजफायर लाइन, और हम इसको ब्रीच कर सकते हैं। ओके, एनीवे वी आल्सो नो दिस कि अब पाकिस्तान वो इतना पावरफुल नहीं रहा है, इंडिया के 1/10 उसकी GDP रह चुकी है, वहां पे पॉवर्टी का बहुत इश्यूज है, उसकी जो सारे बॉर्डर्स हैं, चाहे नॉर्थ के हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, सब जगह वहां पे इश्यूज चल रहे हैं। तो इस वजह से उसके लिए इंडिया से कुछ पंगा ले पाना, फाइट करना बहुत मुश्किल है। बट शिमला अकॉर्ड को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कब साइन हुआ था? 2 जुलाई 1972, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, हु वर द लीडर्स जिन्होंने साइन किया था? तो इंडिया से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने साइन किया था, एंड पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों ने मिलकर 72 का जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट था उसको साइन किया था। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 1971 वाज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, शाइन इन शिमला, इसलिए इसको इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। की प्रोविजंस क्या है तो मैंने अभी आपको समझा दी है। पहला है पीसफुल बायलैटरल रेजोल्यूशन करेंगे, यानी कि जो भी इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं, उनके बीच के अंदर में जो भी इश्यूज हैं, उनको पीसफुली बायलैटरली हम डिसाइड करेंगे, बायलैटरली करेंगे, विच मींस रेदर देन गोइंग फॉर अ थर्ड पार्टी मीडिएशन, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इंडस वाटर ट्रीटी में करते हैं, वो सब हम यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा, वी आर गोइंग टू रेस्पेक्ट द टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर, मतलब हम दोनों की जो टेरिटरी, हमारी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी को नहीं बोला जाता है, संप्रभुता, इसकी हम रेस्पेक्ट करेंगे। ऑल्दो वी नो दिस कि इट इज पाकिस्तान जो बार बार इसको ब्रीच करता है। सबसे ज्यादा उसने जो इस तरीके से ब्रीच करा है वो 1999 का करगिल वॉर है, जिसके अंदर में वी कैन एक्चुअली से कि शिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया गया था। थर्ड इज रीयूनिफिकेशन ऑफ फोर्स, रिनाउंसिएशन ऑफ फोर्स, सॉरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज LOC जो सीजफायर लाइन थी जम्मू एंड कश्मीर में, इट वाज रीडेजिग्नेटेड एज अ लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो दोनों के बीच में अभी तक सीजफायर लाइन थी, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल करेंगे, एंड नाउ दिस वुड बी द डी फैक्टो बॉर्डर, और दोनों कंट्री डिसाइड करा कि हम इसे यूनिलैटरली चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 90,000 पाकिस्तान प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के पास में थे, जो हमने रिपैट्रिएट करे और हमने डिप्लोमेटिक टाइज को नॉर्मलाइज करा। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द शिमला एग्रीमेंट। आई वुड से कि शिमला एग्रीमेंट को लेके जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ कवर कर ली है, आई डोंट थिंक कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपका जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा। सेकंड पे आते हैं हम कि यहाँ पे पाकिस्तान ने एयर स्पेस अपना क्लोज किया है, एयर स्पेस को यहाँ पे क्लोज किया है। तो एयर स्पेस को लेके क्या कोई रूल्स और रेगुलेशन है क्या इंटरनेशनली? बिकॉज नेशनल तो सबके होते ही हैं, इंडिया के अंदर में वी हैव अ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो इस तरीके से एयर स्पेस को क्लोज करना है नहीं करना है ये सब डिसीजंस ले सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में भी अथॉरिटी होगी, बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल लॉ? तो यू शुड नो दिस कि एयर स्पेस शटडाउन करने को लेके या एयर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए देयर इज एन इंटरनेशनल अथॉरिटी, और एंड देयर इज ऑल्सो अ कन्वेंशन ऑल्सो। तो द वेरी फेमस शिकागो कन्वेंशन है 1944 का, जो आपके एयरप्लेन्स जो होते हैं, एविएशन जो होता है पूरा का पूरा सेक्टर, तो चाहे वो एयरपोर्ट्स का रेगुलेशन हो, चाहे वो एयरप्लेन्स का रेगुलेशन हो, दैट इज अंडर द शिकागो कन्वेंशन ऑफ 1944।
ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल, उसका नाम दिया ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल एविएशन को वर्ल्ड में रेगुलेट करता है। और इसके अंदर में एक आर्टिकल 9 है, इसमें आर्टिकल 9 है जो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे अलाउ करता है क्लोजर फॉर एयर स्पेस। तो यहाँ पे पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देके अपने एयर स्पेस को क्लोजर कर सकता है। देयर इज नो अदर ग्राउंड अंडर शिकागो कन्वेंशन। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया पाकिस्तान दोनों इसके कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं, मतलब दोनों के पास में एयर स्पेस को क्लोज करने का राइट है। बट इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए और टेम्पररी पर्पस के लिए होना चाहिए। आप परमानेंटली किसी कंट्री के लिए इस पर्टिकुलर एयर स्पेस को क्लोज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज ये शिकागो कन्वेंशन का ब्रीच होगा। तो यहाँ पे कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटी नहीं है, एक शिकागो कन्वेंशन है। बट द थिंग इज कि इंडिया पाकिस्तान दोनों उसके सिग्नेटरीज हैं, दोनों को इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आर्टिकल 9 है जो प्रोवाइड करता है कि आप एयर स्पेस को क्लोज कर सकते हो बट फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, यानी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कंट्रीज के बीच में, और वो टेम्पररी होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी परमानेंट। ठीक है, तो ये रहे हमारे दो चीजें हमने जो डिस्कस कर ली। एक तो शिमला एकॉर्ड डिस्कस कर लिया है, दूसरा हमने एविएशन लॉ का डिस्कस कर लिया है। थर्ड जो हमें डिस्कस करना है वो है व्हाट इज द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन लॉस ऑन वॉर। तो वॉर को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉ है या इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करता है वॉर को, वो है आपका यूनाइटेड नेशन का चार्टर इटसेल्फ। सो द चार्टर ऑफ द यूएन इज द मेन ट्रीटी। चार्टर इज इटसेल्फ अ ट्रीटी ओनली, सबने मिलकर साइन ही तो करा इस चार्टर को भी। तो यूएन चार्टर जो है वो भी यहाँ पे आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे यहाँ पे वॉर डिक्लेयर करने को अलाउ करता है, बट उसके स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, उसमें आपको चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो ये कहता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी यूएन मेंबर जो है, कोई भी जो एक यूएन मेंबर है वो दूसरे मेंबर पे, वन यूएन मेंबर cannot use force और threat the use of force। ना तो फोर्स को यूज करेगा किसी भी टाइप की, ना कोई थ्रेट शो कर सकता है ऑफ यूज ऑफ फोर्स बाय एनी अदर मेंबर। अब यहां पे आपको समझना ही जरूरी है कि यहां पे जो फोर्स की बात कर रही है ये इकोनॉमिक फोर्स की बात नहीं हो रही है या कल्चरल फोर्स की बात नहीं हो रही है। यहां पे इट रेफर्स टू मिलिट्री यूसेज। आप मिलिट्री पावर इनको यूज नहीं कर सकते वन कंट्री अगेंस्ट अनदर। बट यू नो दिस कि कितना ज्यादा वायलेट होता है, चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लो, आप इजराइल गाजा देख लो, या फिर इंडिया पाकिस्तान की केसेस देख लो, जहां पे ऑल्दो जितने भी यूएन मेंबर्स हैं उनको प्रोहिबिट करा गया है थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, बट इट इज स्टिल वायलेटेड अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट। ओके, तो ये हो जाएगा। बट यहां पे एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है, जो ये कहता है कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे यहां पे यूज ऑफ फोर्स करती है तो जो सेकंड कंट्री इस पर अटैक किया गया है वो उसके अगेंस्ट में सेल्फ डिफेंस के अंदर में आर्म्ड अटैक कर सकती है। विच मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री आप पे यूज ऑफ फोर्स करता है तो आप सेल्फ डिफेंस के अंदर में जस्टिफाइड हो, आप सेल्फ डिफेंस के अंदर में जस्टिफाइड हो टू अटैक दैट पर्टिकुलर कंट्री ऑल्सो। बट इसके अंदर में भी कंडीशन है कि आप अगर कोई अटैक कर रहे हो वो सेल्फ डिफेंस में है, सो इट वुड बी फॉर डिफेंस पर्पस ओनली। तो सेल्फ डिफेंस जो होता है वो इमीडिएट होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके लिए। रिपोर्टिंग तो है ही, बट तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर मैं सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा हूं तो वहां पे इमीडिएट एक्शन लेना है मुझे, नेसेसरी है इसीलिए कर रहा हूं मैं, और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि अभी अगर पाकिस्तान ने हम पर कोई अटैक किया है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये लेट्स से कि हम ये प्रूव भी कर देते हैं कि जो अभी हमारे ऊपर पे ये टेररिस्ट अटैक हुआ है दिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। तो अगर हम आर्टिकल 51 के अंदर में सेल्फ डिफेंस के नाम पे यहाँ पे एक्शन भी लेते हैं तो वो इमीडिएटली लेना है, नेसेसरी है इसलिए ले रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम पे और अटैक होंगे। और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, विच मींस कि हम ये नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे यहाँ पे अटैक किया है तो हम उनके ऊपर पे मिसाइल लॉन्चेस स्टार्ट कर दें, या हम एग्जाम्पल के लिए एकदम एक्सट्रीम में जाएं और न्यूक्लियर अटैक उनके अगेंस्ट में कर दें। ओके, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो कोई भी अगर कोई वॉर होता है उसके अंदर में हमें कोई रिटेलिएटरी एक्शन लेना है तो अंडर द सेल्फ डिफेंस लॉ हम यहाँ पे लिमिटेड प्रोपोर्शनेट एक्शन ही ले सकते हैं। वो इमीडिएट भी होना चाहिए और वो नेसेसरी भी होना चाहिए।
ओके तो वॉर का जो पहला लॉ है वो है आपका यूएन चार्टर। इसके अलावा देयर इज अनदर कन्वेंशन, और आई वुड से कि एक ग्रुप ऑफ कन्वेंशन है जिनको जिनेवा कन्वेंशंस ऑन वॉर भी कहा जाता है। तो ऐसे आपके 4 कन्वेंशंस हैं। यू हैव 4 कन्वेंशंस जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने साइन करे थे, बेसिकली लुकिंग एट व्हाट काइंड ऑफ क्राइम्स वर अंडरटेकर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो हमने डिसाइड करा कि वॉर के टाइम में भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, और उसी के लिए 4 जिनेवा कन्वेंशन साइन किए गए थे। चारों जिनेवा कन्वेंशंस के इंडिया भी सिग्नेटरी है, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। ऑल द कंट्रीज, एक्चुअली सारी कंट्री जो है वर्ल्ड की वो सब इसकी सिग्नेटरीज हैं। ओके तो ये जिनेवा कन्वेंशन फर्स्ट क्या है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो सोल्जर्स वुंडेड हैं या सिक हैं ड्यूरिंग वॉर तो उनको प्रोटेक्ट करना है। सेकंड कन्वेंशन है वुंडेड, सिक एंड शिपरेक मिलिट्री पर्सनल जो सी पे है उनको प्रोटेक्ट करना है। थर्ड कन्वेंशन इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर आपने लिया है उसको कैसे ट्रीट करोगे। दिस कन्वेंशन वाज एडेड बिकॉज जर्मनी जो था वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इल ट्रीट करता था, इस वजह से करा गया। एंड कन्वेंशन 4 है जो सिविलियंस के लिए है। ओके सिविलियंस के स्पेशली इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, लेट्स से कि इंडिया ने पाकिस्तान टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहां पे जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं उनको आप कैसे ट्रीट करोगे। उन चारों कन्वेंशन से डील करने के लिए आपके ये जिनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949 है। ओके तो ये जिनेवा कन्वेंशंस है और इनसे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स भी जो इसके अंदर में कुछ एडिशंस करते हैं। ठीक है तो ये आपके मेन वॉर्स हो जाएंगे। तो एक यूएन चार्टर हो जाएगा आपका जो वॉर से डील करता है। सेकंड जिनेवा कन्वेंशन हो जाएगा जो आपके वॉर से डील करता है। इससे पहले हाग कन्वेंशन होता था बट अब वो हमारे काम का नहीं है बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास बनाया गया था। अब ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आपके ये लॉज हैं जो आपके वॉर को गवर्न करते हैं। तो यूएन चार्टर इज देयर एंड दिस जिनेवा कन्वेंशंस आर देयर विद रिलेट टू वॉर। ओके तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। पहलगाम वाला जो टॉपिक है ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं यहां पे वो चीजें कवर कर रहा हूं जो यूजुअली न्यूज़पेपर्स में कवर नहीं होती हैं, बट आपके जीके में या लीगल रीजनिंग के अंदर में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। एक ये वियना कन्वेंशन और पढ़ लेते हैं आपका, और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज यहां पे हमने इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनको डाउनग्रेड करा है, और जो आपके एम्बेसडर्स हैं दोनों को कॉल बैक किया गया है। और यहां पे इंडिया ने बोला जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स भी हैं उनको भी बोला, जिनके भी वीजास हैं उनको अब कैंसिल किया जाता है, दे आर सपोज टू गो बैक, इंक्लूडिंग जो एम्बेसडर्स हैं उनको भी रिटर्न बैक करने के लिए बोला गया है। तो ये जो पर्टिकुलर वियना कन्वेंशन है ये बेसिकली डील करता है कि अगर 2 कंट्रीज अपने डिप्लोमेट्स एक्सचेंज करते हैं तो उनके बीच में किस टाइप का ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरह का बिहेवियर किया जाएगा, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो उन पर लगाए जाएंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं एक दूसरे की तरफ, जो इस पर्टिकुलर वियना कन्वेंशन के अंदर में कवर्ड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक है तो ये साइन हुआ था 1961 में। ईयर कई बार आपसे पूछा जाता है। केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1964। अगेन स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ओके इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो प्रिंसिपल है, एम्बेसी प्रीमाइसेस आर इनवायलेबल, कैन नॉट बी एंटर्ड विदाउट कंसेंट। एंड ये वो प्रोविजन है जिस वजह से कई बार हमें ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एग्जांपल के लिए जो यूएस की एम्बेसी इंडिया के अंदर में है वो यूएस की लैंड है, यूएस की लैंड है। और वो पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन इसलिए आता है बिकॉज आप एम्बेसी प्रीमाइसेस को वहां पे वायलेट नहीं कर सकते हो, आप विदाउट कंसेंट एंटर नहीं कर सकते हो। सो अगर इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, इंडियन पुलिस को, किसी को भी अगर यूएस के एम्बेसी में, पाकिस्तान के एम्बेसी में, इंडिया के अंदर में जो है उसको एंटर करना है तो वहां पे आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। और इसका मिसकंसेप्शन क्या बन गया कि जो पर्टिकुलर लैंड हमने यूएस एम्बेसी को दी है, पाकिस्तान एम्बेसी को दी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी, विच इज नॉट ट्रू। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन कि आप एंटर नहीं कर सकते हो बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान अगेन बोथ आर सिग्नेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर वियना कन्वेंशन। एवरी कंट्री इज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस कन्वेंशन। तो यहां पे आपको ये पर्टिकुलर रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिप्लोमेट जो इस पर्टिकुलर लॉ में, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर में एक्सचेंज किए जाते हैं, यानी कि जो भी आपके डिप्लोमेट्स हैं उन सबको भी अरेस्ट से प्रोटेक्शन होता है और इम्यूनिटी होती है फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन। यस दिस यू शुड ऑल्सो नो। तो कई बार स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर राइट टू इक्वालिटी का क्या, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी कहाँ हो रही है। तो रिमेंबर दिस इज एन एक्सेप्शन टू राइट टू इक्वालिटी कि आपके जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एक कंट्री फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का डिप्लोमेट जो इंडिया में, उसको इंडियन अथॉरिटीज अरेस्ट नहीं कर सकती हैं, और अरेस्ट नहीं कर सकते इवन दो उसने कोई सिविल या क्रिमिनल
अटैक यहाँ पे करा हो, लेट्स से उसने किसी को एम्बेसी के अंदर या एम्बेसी के बाहर मर्डर करा हो, तो भी आप उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते हो। द मैक्सिमम यू कैन डू इज यू कैन स्टैंड बैक दैट पर्सन टू पाकिस्तान एंड यहाँ पे यू कैन रिक्वेस्ट द पाकिस्तान अथॉरिटीज कि टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। और हो सकता है अगर वो एक्शन ना ले तो आप फ्यूचर में इस टाइप के एक्सचेंजेस ना करो, बट यू शुड नो दिस कि यहाँ पे फुल इम्यूनिटी मिलती है। एंड इस टाइप के आप अगर हिस्ट्री में सर्च करोगे यू विल फाइंड केसेस आल्सो कि सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी यहाँ पे आप उनके लिए नहीं लगाते हो। थर्ड है जो कंट्री होती है एक, वो डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर सकती है। एंड यहां पे यही करा गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान के जो पर्टिकुलर डिप्लोमेट्स हैं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करा है। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब उन्हें वो एज अ पर्सनल रिकॉग्नाइज नहीं करती है एंड यू कैन बी एक्सपेल्ड। ओके, बट जब वो पर्टिकुलर पर्सन लीव कर रहे हैं आप उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लोगे, उनके जो ऊपर के राइट्स हैं वो आपके इंटैक्ट रहेंगे। द ओनली थिंग इज कि अगर आपने पर्सोना नॉन ग्राटा दे दिया तो यू वुड गिव देम अ प्रॉपर टाइम लिमिट, अ रीजनेबल टाइम लिमिट, जिसके अंदर में यू हैव आस्क्ड देम टू पैक देयर बैग्स एंड लीव पर्टिकुलर कंट्री। तो ये आप चीज कर सकते हो और आप एक्सपेल करोगे, बट उनके बेसिक राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड पीसफुल एंड रेस्पेक्ट कंडक्ट इवन ड्यूरिंग क्राइसिस। तो यहां पे इंडिया पाकिस्तान में अगर क्राइसिस वाली सिचुएशन भी, वॉर लाइक सिचुएशन भी हो रही है, तो भी जो डिप्लोमेट्स होते हैं एक दूसरे कंट्री के, आपने पर्सोना नॉन ग्राटा भी डिक्लेयर कर दिया है, तो भी आप पीसफुली बिहेव करोगे और आप रेस्पेक्टफुल कंडक्ट शो करोगे, विच इन मेनी अ केस कई बार ब्रीच भी हो जाता है, बट क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस हैं तो गलती हो जाती है। बट अदरवाइज ये आपका वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को करता है। तो यहां पे हमने 3-4 चीजों को कवर कर लिया है एंड अगेन ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल सिंपली बिकॉज कि ये यूजुअली न्यूज़पेपर में प्रॉपर्ली कवर नहीं होता है। पहला है शिमला अकॉर्ड जो हमने डिस्कस किया था, सेकंड आपका था यहाँ पे एयर स्पेस शटडाउन को लेके क्या लॉ है, थर्ड हमने वॉर रिलेटेड आपकी जो ट्रीटीज और कन्वेंशन है उनको डिस्कस कर लिया है, यूएन चार्टर एंड प्लस योर जिनेवा कन्वेंशन, एंड देन फाइनली वी डिड द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। Okay, so this is your first news article. Again, what I've tried is कि जो सब कुछ आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो आपका anyway हैंडआउट्स में कवर होगा वो तो ठीक है, इससे रिलेटेड हम और क्या पढ़ सकते हैं उसको हमने आज कवर किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। तो हिंदू के एडिटोरियल में एक बहुत ही अच्छा पार्ले आया, एक डिबेट आया है, इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टिल रेलिवेंट, कि आज के टाइम में जब हम बायलैटरल या मल्टीलैटरल नेगोशिएशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेड पैक्ट साइन कर रहे हैं, इंडिया और यूएस जो है ट्रेड पैक्ट साइन करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस जो है वो टैरिफ्स लगा रहा है, और डब्ल्यूटीओ का काम ही ये होता है कि आप अननेसेसरी या यहाँ पे अनजस्टिफाइड टैरिफ्स ना लगा पाए, और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ है वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, उसको जो वर्ल्ड ट्रेड है, उसको जो फ्री ट्रेड है, उसके प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्वेश्चन इज वेरी फेयर कि क्या डब्ल्यूटीओ आज भी रेलिवेंट है या नहीं है। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में दोनों साइड के आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, सो आई थॉट कि हम इसके अंदर में डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, क्या उसके अंदर में चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। तो इन केस आपके पास आज का हिंदू न्यूज़पेपर है तो इस पर्टिकुलर पार्ले को, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को आप एडिटोरियल पेज पे अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया। ओके, एनीवे व्हाट अबाउट डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ये उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और ये आपकी सक्सेसर है एक अनदर एग्रीमेंट की जिसका नाम है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1947 में हमने गैट क्रिएट करा था, जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता था। हाउएवर जो गैट था वो बहुत ही वॉलंटरी था, बहुत ही इनफॉर्मल था, तो उसके अंदर में बहुत फॉर्मल तरीके से हमने ट्रेड को रेगुलेट नहीं कर पाए थे। कंट्रीज जो थे वो फॉलो करना चाहे तो करते थे, नहीं करना चाहे तो नहीं करते थे। केस इन पॉइंट वुड बी इंडिया। इंडिया जो था 47 में गैट का मेंबर था, बट स्टिल इट हैड वेरी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत हाई थी, हम हार्डली बाहर के गुड्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर पाते थे। एट टाइम टू टाइम हम हमारे खुद के गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाते रहते थे, बिकॉज बहुत बार फूड शॉर्टेज हो जाती थी, तो हमें ये थी। बट 95 में जब डब्ल्यूटीओ क्रिएट हुआ, ये थोड़ा सा फॉर्मल था, थोड़ा क्या बहुत फॉर्मल था गैट के मुकाबले में, एंड यहाँ पे इसके जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करना हर कंट्री के लिए कंपलसरी था। तो अगर आप डब्ल्यूटीओ मेंबर है तो आपको जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड मैं किन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुका हूं कि दो प्रिंसिपल्स पे आपका डब्ल्यूटीओ वर्क करता है। पहला है एमएफएन, दूसरा है एनटी। पहला MFN स्टैंड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन। यस, MFN स्टैंड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि जितने भी WTO मेंबर्स हैं
जितने भी WTO मेंबर्स है वो सब एक दूसरे के मोस्ट फेवर्ड नेशन है, विच मीन्स कि जो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रीटी होगी, पॉलिसी होगी, एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटीज होंगी, जो भी पॉलिसीज होंगी वो सारे WTO मेंबर के लिए सेम होंगी। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहता है कि जो भी आपकी एग्जिम पॉलिसी होगी, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, वो सारे WTO मेंबर्स के लिए सेम होगी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, जो ये कहता है कि एक बार फॉरेन गुड आपकी टेरिटरी को एंटर कर जाता है तो उसके बाद आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ लोकल गुड्स। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पाकिस्तान का प्रोडक्ट, कोई यूएस का प्रोडक्ट इंडियन की टेरिटरी में आ चुका है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जीएसटी जो एप्पल का प्रोडक्ट बाहर से है उस पर तो ये रहेगी और इंडिया का जो लोकल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी रहेगी। तो एक बार इंडियन टेरिटरी में एंटर करने के बाद आप हर फॉरेन प्रोडक्ट को नेशनल ट्रीटमेंट दोगे, सेम ट्रीटमेंट दोगे। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बट द इशू इज कि WTO की जो ट्रीटी है उसी के अंदर में एक्सेप्शंस अलाउड है। एग्जांपल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन को यहां पे आप एक्सेप्शन में पुट अप कर सकते हो अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हो, बायलैटरल, ट्राइलैटरल या रीजनल कोई पैक्ट यहां पे साइन कर लिया हो। जैसे आसियान जो है वो अपने जो आसियान ग्रुपिंग है वो अपने बीच में अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी रख सकता है, बाकी कंट्रीज के लिए अलग सकता है। तो रीजनल पैक्ट आपने साइन कर लिया, तो इस तरीके में एट द सेम टाइम आप अपने मार्केट को अनफेयर प्रैक्टिस से बचाने के लिए भी कर सकते हो। अनफेयर प्रैक्टिस, एक एग्जांपल अगर आपको पता हो, डंपिंग जो होती कि एग्जांपल के लिए चाइना जो है वो इंडिया के मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है उससे भी कम में यहां मार्केट में आपका सामान बेच रहा है, सो दैट इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इन सबको डंपिंग कहा जाता है। तो ऐसा कुछ है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यस, आपकी जो कंट्री है वो यहां पे कर सकती है। और अभी क्या हो रहा है, WTO का जो MFN क्लॉज है वो इतना काम का नहीं रहा, बिकॉज सारे कंट्रीज क्या है बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो वहां पे WTO का एक्सेप्शन अपने आप ही अप्लाई हो रहा है और वो अपने लिए अलग अलग क्लॉजेस रख रहे हैं। नेशनल ट्रीटमेंट जो है ये फिर भी बहुत हद तक फॉलो होता है, बट इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बिकॉज जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा लगानी होती है वो पहले ही इतनी हाई होती है कि नेशनल ट्रीटमेंट का कुछ रेलिवेंस बचता ही नहीं है। ओके, तो ये है दो प्रिंसिपल्स आपके WTO के। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपका WTO जो है वो आज भी रेलिवेंट है या नहीं है। ओके, सो पहले हम आते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपका WTO फेस कर रहा है, कि WTO के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला आपको ये समझना है कि 95 में हमने WTO क्रिएट करा था, 95 में हमने क्रिएट करा था, और ऑब्वियसली कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड और बॉडी जो होगी उसमें हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। फॉर एग्जांपल WTO जो है वो करंटली AI को रेगुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, एंड द इशू इज कि ये 2001 से कुछ नहीं कर रहा है। 2001 में हमने इसके दोहा डेवलपमेंट राउंड करे थे, कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहां से राउंड स्टार्ट हुए थे। तो हमने वहां पे पर्टिकुलर नेगोशिएशन स्टार्ट करी थी कि हम नेक्स्ट लेवल पे और क्या कर सकते हैं फेयर ट्रेड करने के लिए। वो एग्रीमेंट आपके फेल हो चुके हैं। अगर एक एग्रीमेंट जो बोल सकते हैं जो पार्शियली सक्सेसफुल हुआ है वो है एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी, और यहां पे भी इशू ये है कि ये भी इसलिए फुलफिल नहीं हो पाया बिकॉज इंडिया जो है वो इसको अपोज कर रहा है, बिकॉज यहां पे कहा गया है कि जो कंट्रीज हैं वो फिशरी सब्सिडीज एक लेवल से ऊपर नहीं दे सकते, और इंडिया जो है वो फिशरी सब्सिडीज देता है टू सपोर्ट इट्स पुअर फिशरमैन। तो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज पे अननेसेसरी का बर्डन हो रहा है, तो ये भी हम नहीं कर पाए। इसके अलावा इंडिया की ही अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर हो गया, सब्सिडीज हो गया, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग हो गया, आपका जो राशन वाला स्टॉक्स आप क्रिएट करते हो, इन सबको लेके इंडिया को इश्यूज है, और WTO जो है ये इन पे एग्रीमेंट नहीं रीच कर पा रहा है। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इश्यू जो WTO फेस कर रहा है, WTO आपका गैट से अलग ही इसलिए था बिकॉज यहां पे अगर दो कंट्रीज या एक कंट्री किसी को इल ट्रीट करती है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का यहां पे ब्रीच होता है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप WTO के अंदर में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है जिसको आप वहां पे अप्रोच कर सकते हो और सामने वाली कंट्री के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए चाइना ने यूएस के अगेंस्ट में केस फाइल करा हुआ है WTO के अंदर में कि जो यूएस है वो चाइना ब्रांडेड सोलर पैनल जो हैं उन पे बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। अब इश्यू इज कि आपका जो DSM है वो डिसफंक्शनल है बिकॉज इसके अंदर में जो मेंबर्स हैं उनको
DSM के जो मेंबर्स हैं उनको कंट्रीज ये अपॉइंट करती हैं और यूएस ने उसको ब्लॉक कर रखा। तो जब तक यूएस अलाउ नहीं करेगा तब तक उसके मेंबर्स अपॉइंट नहीं होंगे, मेंबर्स अपॉइंट नहीं होंगे तो DSM वर्क कैसे करेगी। तो ये बहुत सालों से डिस्फंक्शनल पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसमें कोई इश्यू आप नहीं कर पा रहे हो। थर्ड इज ट्रेड मॉनिटरिंग वीकनेस है। एग्जाम्पल के लिए चाइना का जो पर्टिकुलर मार्केट है, चाइना का जो ट्रेड का पूरा तरीका है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि चाइनीज कंपनी, इट इज नाउ कॉमन नॉलेज कि चाइनीज कंपनी इतने सस्ते में इसलिए प्रोड्यूस कर पा रही थी बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी दे रही थी। अब अगर चाइनीज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी तो ये भी तो सामने वाली कंट्री अकाउंट करेगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर चाइनीज का गुड है वो 10 रुपए का मिल रहा है बट वो 10 रुपीज का इसलिए बिकॉज यहाँ पे 7 रुपीज की सब्सिडी चाइनीज गवर्नमेंट दे रही है, यानी एक्चुअल में अगर 7 रुपीज की सब्सिडी नहीं मिलती तो ये 17 रुपीज का पड़ता। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं। अब अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज का मुझे आइडिया ही नहीं है कि ये सब्सिडी कितनी है तो मैं कैसे ये पता कर सकता हूँ इसकी रियल प्राइस क्या है। तो इस वजह से WTO जो है वो तो ट्रेड मॉनिटरिंग में वीक है और इस वजह से कंट्रीज को ये पर्टिकुलर वर्क करना पड़ता है। तो ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है ये भी आपका प्रॉपर्ली वर्केबल नहीं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म। जैसे यूएस है वो सिंपली WTO नॉर्म्स को चैलेंज करा, उसने खुद ने अपने टैरिफ डिसाइड कर लिए, हर कंट्री के ऊपर पे वो टैरिफ लगा रहा है एंड WTO प्रिंसिपल्स में आप ऐसे टैरिफ डिसाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर MFN प्रिंसिपल अंडर थ्रेट। तो ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, लोग सब रीजनल एग्रीमेंट्स, बायलैटरल, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जिससे आपके जो MFN प्रिंसिपल ये थ्रेट के अंदर में है। और चाइना रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाइना बाहर की मार्केट को एक्सेस करना चाहता है बट खुद के मार्केट को उसने अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो इसलिए ये एक इशू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो WTO है वो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हमको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर में ट्रेड जो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन है अगर हमने इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए। ओके, तो क्या यहाँ पे WTO प्रिवेंट कर सकता है? नाउ द इश्यू इज कि WTO के पास जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है एंड कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉ का इश्यू है वही इश्यू आपको WTO के अंदर में दिखता है कि अगर पावरफुल कंट्रीज जो हैं, एग्जांपल के लिए यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अगर ये लोग खुद सारे मिलकर एग्री ना करें तो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी कुछ नहीं कर सकता है। एंड WTO के अंदर में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बिकॉज यहाँ पे यूएस का, रशिया का, चाइना के बीच में ऐसे डिसोनेंस हो रखा है तो इस वजह से कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं WTO जो है वो यहाँ पे इसको भी नहीं कर सकता है। ओके, तो हियर वी हैव अंडरस्टूड, जो आप अगर आर्टिकल पढ़ेंगे तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे हमारे WTO को इररेलेवेंट बनाते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एज लॉन्ग एज हमारे पास कोई और WTO का ऑल्टरनेटिव नहीं क्रिएट होता है, अगर हम WTO को डिस्पेंड कर देंगे तो अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी अप्लाई हो रहा है वो टोटली क्रम्बल डाउन हो जाएगा और हो सकता है ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपनी लास्ट ब्रेथ ले यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी उसको बचाने वाला नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स के सजेशन दिए हुए हैं कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए कि चाइना को अगर WTO फोर्स करे टू बी ट्रांसपेरेंट, दूसरा यहाँ पे अपीलेट बॉडी जो है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको वापस से फंक्शनल किया जाए तो वापस से जो पब्लिक का ट्रस्ट है, कंट्रीज का जो ट्रस्ट है वो वापस से उस पर बिल्ड होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट गिव्स अप्रूवल फॉर UGC रूल्स टू फाइट कास्ट बेस्ड बायस। तो आपका जो UGC जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज के लिए रेगुलेशंस बनाता है, उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए थे, कुछ रूल्स बनाए थे और उनके ऊपर पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। एंड करंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया है कि वो जो UGC के रूल्स हैं टू बेसिकली फाइट कास्ट बेस्ड बायस, उनको अभी वो इंप्लीमेंट कर सकता है। बाद में हम देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, तो यहां पे कुछ UGC के बारे में इंफॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC एक्ट में बना है, विच मींस ये जो UGC है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। कोई भी बॉडी जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ में बने उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। UGC एक्ट 1956 के अंदर में आपका हमने UGC को क्रिएट करा है। मिनिस्ट्री किसके अंदर में आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। बट रिमेंबर, UGC जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में तो आता है बट यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं ले रहा है, खुद UGC लेता है। अब इसका पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना, मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि आपके यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनको डिटरमाइन किया जाएगा और कैसे वो मेंटेन किए जा सकते हैं, ये काम भी इसी का ही होता है। ओके, तो ये सारे जो की फंक्शंस है, UGC जो होता है वो रिकॉग्निशन देता है अगर किसी पर्टिकुलर
यूनिवर्सिटी को यूजीसी रेगुलेशन नहीं है तो वो डिग्री अवार्ड्स नहीं कर सकता है। सो रिमेंबर, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर वो यूजीसी एफिलिएटेड या रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो डिग्री ऑफर नहीं कर सकता है। तो इन केस आपका क्लैट में सिलेक्शन होता है और आपका एग्जाम्पल के लिए किसी प्राइवेट में होता है, अगर वो यूजीसी एफिलिएट नहीं है उसमें एडमिशन मत ले लेना, आपकी लॉ डिग्री की जीरो वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज ये फंड्स एलोकेट करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फंडिंग तो इसके नाम में ही है। थर्ड इज मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फ्रेमिंग रेगुलेशन फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्वालिफिकेशन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्सो एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए, रैगिंग के लिए भी यूजीसी अपने नॉर्म्स क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शनरी चेयरपर्सन होता है जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। अगेन ये ऑटोनॉमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इसका जो पर्टिकुलर चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। करंटली इट इज डॉक्टर विनीत जोशी, पहले ये सीबीएसई के हेड थे, अब ये यूजीसी के हेड है। वाइस चेयरपर्सन होता है, मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी है एंड रिपोर्ट्स टू माइनॉरिटी ऑफ एजुकेशन। चेयरपर्सन का नाम है वो आप याद कर लेना, कौन अपॉइंट करता है ये आप देख लेना इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे कंटेक्स्ट का इस करंट न्यूज का कि कुछ रीसेंट केस के अंदर में 2017 के अंदर में एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था, रोहित वेमुला का केस, जिन्होंने एक सुसाइड लेटर लिखा और उन्होंने बोला कि मेरे अगेंस्ट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड नॉट जस्ट बाय द स्टूडेंट्स, मेरे साथ के स्टूडेंट्स नहीं बट जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सिटी नॉट प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो मेरे साथ करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पर्टिकुलर केस है और यहाँ पे ही डिड सुसाइड इन दिस पर्टिकुलर केस और उस वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। एक साल तक ये न्यूज में रहा था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उस टाइम स्मृति ईरानी वाज द मिनिस्टर, शी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ही वाज अ दलित स्टूडेंट और इस वजह से ये पर्टिकुलर केस बहुत लाइमलाइट में हुआ था। तो इन्हीं की जो मदर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ये पर्टिकुलर पिटीशन फाइल करी थी कि जो यूजीसी की रेगुलेशन है ये इनकम्प्लीट है और यहाँ पे पहले से एक टास्क फोर्स बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने जज रस्तोगी के अंदर में, लेट्स वेट फॉर द रस्तोगी रिपोर्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि अभी जो रेगुलेशन है इनको अप्लाई किया जा रहा है, टास्क फोर्स अपना काम करती रहेगी, वंस द टास्क फोर्स आल्सो प्रोवाइड्स दिस रिपोर्ट तब उसके अंदर में चेंजेस कर दिए जाएंगे, बट करंटली ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है ये ही यूटिलाइज करी जाएगी। तो ये कुछ केसेस हैं जिस केस की बेसिस पे ये करा गया है। तो 25 के जो रेगुलेशंस हैं ये मेन चीज क्या करता है, तो यहां पे ये यूजीसी को एम्पावर्ड करता है टू डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो अगर कहीं पर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यहां पे यूजीसी जो है वो एम्पावर्ड है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए अगर उसने एक्शन प्रॉपरली नहीं लिया। ओके, तो ये मेन चेंज है इसके अंदर में और करंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो पर्टिकुलर रेगुलेशंस हैं ये वर्क कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि अभी टास्क फोर्स का रिपोर्ट नहीं आता, जब भी टास्क फोर्स का रिपोर्ट आएगा तो इंप्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आता है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन कंसर्न्स ऑन पॉक्सो क्लॉज। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रेड अबाउट पॉक्सो। तो पॉक्सो जो है उसके ऊपर पे आपका लीगल के अंदर में प्रॉपर क्लास होता है, तो आई नो पॉक्सो आपको लीगल के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग होगी, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है इसका जो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज करा गया। अब मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली आपको पॉक्सो का फुल फॉर्म नहीं बताया बिकॉज लास्ट ईयर आपकी एग्जाम में आया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। आई होप यू नो द ईयर ऑल्सो। ओके, ईयर भी नहीं मेंशन है तो आप पॉक्सो प्लस पॉक्सो का ईयर जो है उसके आगे लिख के बताइएगा। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉक्सो है इसका काम है हमारे इंडिया के अंदर में जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको सेक्सुअल अब्यूज, असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी के केसेस से बचाना। ओके, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपके पॉक्सो के एक्ट का। एडमिनिस्टर कौन करता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको करती है। नाउ सबसे एक इंपॉर्टेंट खास बात जो पॉक्सो की है वो ये है कि ये पहला ऐसा लॉ है वर्ल्ड का जिसके अंदर में हम चिल्ड्रन को जब सेव कर रहे हैं तो ये जेंडर न्यूट्रल है। इट इज जेंडर न्यूट्रल विच मीन्स यहाँ पे विक्टिम इज नॉट नेसेसरली हैज टू बी अ गर्ल। यहाँ पे एक बॉय भी जो है उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज या हैरेसमेंट होता है जो पर्टिकुलर उसमें कल्प्रिट है ही वुड ऑल्सो बी गिल्टी अंडर पॉक्सो। ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्शन इश्यू में है वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 है पॉक्सो के अंदर में और वो ये कहता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी इस टाइप का पॉक्सो का ब्रीच होता है या कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है तो ये मैंडेटरी है जिस पर्सन के पास में भी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि देयर वाज अ गर्ल जो प्रेग्नेंट हो जाती है, नाउ उसकी फैमिली उसे अबॉर्शन के लिए लेके जाती है, तो ये मैंडेटरी इंक्लूडिंग द डॉक्टर जो अबॉर्शन परफॉर्म कर रहा है। इफ द गर्ल इज बिलो 18 तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुलिस को देना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि देयर माइट बी सर्टेन केसेस जिसमें लेट्स से देयर आर 2 17-year-old और समवन बिलो 18, दोनों पार्टी
एटलीस्ट बिलो 18 है एंड वो वॉलंटरी इस टाइप के किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में या लेट्स से किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर भी रेदर देन गिविंग काउंसलिंग, यहां पर भी आपको पुलिस को रिपोर्ट करना कंपलसरी है और उसके बाद में पॉक्सो का केस फाइल होता है। तो रेदर देन हैविंग काउंसलिंग फॉर दोज पर्टिकुलर चिल्ड्रन, यहां पे आप कहीं ना कहीं क्रिमिनल सिस्टम जो है उनको हरास कर रहा है। तो यहां पे कोर्ट में ये पर्टिकुलर पिटीशन फाइल करी गई है कि इन केस अगर जो पर्टिकुलर चाइल्ड है वो 16 से 18 एज ग्रुप में और वो वॉलंटरी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, लेट्स से एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो ये मैंडेटरी का प्रोविजन है इसको यहां पे आपको ऑल्टर करना चाहिए और इसको वॉलंटरी केसेस के अंदर में अप्लाई नहीं करना चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज कि यहां पे एक जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसके अंदर में एक बोर्ड हो सकता है जो इसको थोड़ा बेटर तरीके से डील कर पाए, रेदर देन हम यहां पे पूरा क्रिमिनल सिस्टम जो है उसको यूटिलाइज करें। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर में ये सेक्शन 19 जो है उसको यहां पे चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर चीज पे बेसिकली इस पे डिस्कस कर रहा है कि क्या हम यहां पे एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द 16 टू 18 ईयर्स ओल्ड। तो उसके रीजंस क्या है वो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। मेन कंसर्न्स क्या, एज ऑफ कंसेंट तो पहले 16 था, 2012 में जब ये लॉ आया 18 हो गया, और वॉलंटरी अगर कोई यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है, जिस वजह से हो सकता है कि वो चीज अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर के पास ना जाएं और किसी क्वैक के पास या किसी अनट्रेन्ड पर्सन के पास जाके यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करा ले, जिससे उनका यहाँ पे जो हेल्थ है उसका इश्यू हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में ये चीज आया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर मैंडेटिंग मिनिमम वोट शेयर इवन फॉर अनअपोज्ड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर। तो यहां पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आई होप यू आर अवेयर कि अगर कोई भी इंडिया में इलेक्शंस होता है तो हम उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर में। और लेट्स से कि अगर किसी पर्सन के 10-15 कैंडिडेट्स हैं और एक कैंडिडेट है जिसके 10% वोट्स आए और बाकी सबकी 9876 आए हैं, तो जिसको सिर्फ 10% पॉपुलेशन ने यहां पे वोट दिया है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, वही आपका इलेक्ट होके उसका विनर डिक्लेयर होगा। और यहां पे हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में लेट्स से 10 यहां पे लेट्स से जो कंटेस्टेंट्स थे जो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन को, और उसमें से लेट्स से 9 ने यहां पे क्या करा कि विड्रॉ कर लिया और देयर वाज ओनली 1 कैंडिडेट। तो अगर सिर्फ एक कैंडिडेट भी है तो आपका ये सेक्शन 53 ये कहता है कि सिर्फ अगर एक कैंडिडेट भी है तो उस पर्टिकुलर केस में वोटिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और उस पर्सन को आप डिक्लेयर कर सकते हो विनर। यानी कि मैंने जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको यूज ही नहीं करा है, बिकॉज देयर वाज ओनली 1 कैंडिडेट, तो इलेक्शन करने का कोई पर्पस नहीं होता है, तो उसी को यहां पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शुड नॉट देयर बी अ मिनिमम वोट परसेंटेज फॉर दोस केसेस आल्सो, कि भाई एटलीस्ट 10 to 15% कुछ तो वोट परसेंटेज हो तब हम डिक्लेयर करें। तो यहां पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहा है एंड द रीजन इज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इंडिया जो एक डेमोक्रेसी जो मेजॉरिटी पे चलती है, सो वी अंडरस्टैंड कि यहां पे कोई अनअपोज कैंडिडेट है, बट हो सकता है कि वो ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन है उस पे आपकी जो पब्लिक है उसकी नाराजगी हो। तो यहां पे हो सकता है अगर मैं एक कैंडिडेट है उसका ही नाम हो और सेकेंड ऑप्शन में नोटा रख सकता हूं, नन ऑफ द अबव। तो जो एक सिंगल कैंडिडेट हो सकता है वो भी मेरा प्रेफर्ड कैंडिडेट नहीं हो। तो आई नो नोटा का वैसे कोई रेलिवेंट नहीं होता है, तो यू शुड नो दिस कि अगर किसी इलेक्शन के अंदर में नोटा को लेट्स से 50% वोट भी मिल जाते हैं और किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट भी नहीं मिलते, तो भी जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा लेट्स से जिसको यहां पे लेट्स से कि सिर्फ 10% वोट मिला है वो यहां पे विनर डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो भी पर्सन जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो विनर डिक्लेयर होता है। तो चाहे नोटा को 50% वोट भी मिल जाए तो भी आप उसे विनर डिक्लेयर नहीं करते हो। तो यहां पे समझने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई मेजॉरिटी का खेल है, डेमोक्रेसी है यहां पे, तो हमें चाहिए कि कोई भी अनअपोज नहीं हो। तो एक आप इलेक्शंस कंडक्ट कराइए और उस इलेक्शन के अंदर में हम एक मिनिमम लिमिट रख सकते हैं। गवर्नमेंट के अपने आर्ग्यूमेंट से गवर्नमेंट कह रही है कि जब हमारे पास प्रोविजन है और यहां पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट है एंड प्रोबेबली बाकियों ने शायद इसलिए विड्रॉ किया होगा बिकॉज दे नो कि ये बहुत पॉपुलर है और इसलिए इसको जीता नहीं जा सकता। तो यहां का काउंटर ये हो जाएगा कि भाई इतना ही पॉपुलर है तो इलेक्शन कंडक्ट करा के देख लेते हैं, और इससे क्या होगा जो सैंक्टिटी है इलेक्शंस की वो मेंटेन रहेगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन जो सेलेक्ट होके जो इलेक्ट होके आएगा उसको भी ये पर्टिकुलर एश्योरेंस रहेगी कि आई डिड नॉट गॉट इलेक्टेड बिकॉज अदर विड्रू बट आई गॉट इलेक्टेड बिकॉज आई वाज द मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है।
नेक्स्ट पे आते हैं द न्यू ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई इट फॉल्स शॉर्ट। सो अभी हमने 2019 में वेरी रिसेंटली सबके लिविंग मेमोरी में ही है, अभी हमने कोविड-19 का पैंडेमिक देखा था एंड वन ऑफ द थिंग व्हिच वी फेल्ट वाज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो रेडी नहीं थी, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी टू हैंडल अ ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ द स्केल ऑफ कोविड-19 एंड वन ऑफ द रीजन वाज कि हमारे पास कोई भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं थी जो कंट्रीज को बता सके उनके ड्यूटीज, उनके रोल्स क्या होंगे, यहाँ पे क्या क्या वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब के लिए हमारे पास कोई ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी नहीं थी। तो 2021 में हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, जिसमें हम एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब हमने एक करीब करीब ग्लोबल ट्रीटी को फाइनलाइज कर लिया है, करीब करीब इसका जो टेक्स्ट है वो फाइनलाइज हो चुका है। अभी वोटिंग सिग्नेचर्स नहीं हुए, सिर्फ इसका टेक्स्ट फाइनलाइज करा गया है, बट इसके अंदर में अभी भी कुछ इश्यूज है। फॉर एग्जांपल द टॉपिक इज ओनली विल इट हैव इनफ टीथ, कि इन केस पैंडेमिक ट्रीटी हमने साइन कर ली है बट अगर ये वॉलंटरी रही, अगर इसके अंदर में हम कुछ मैंडेटली अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो क्या एक्चुअल पैंडेमिक होगा, तो ये वर्केबल भी होगी या ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। ओके, तो 21 में हमने इस करी थी। वन ऑफ द रीजन वाज कि देयर वाज वैक्सीन इनइक्वालिटी। सो इफ यू नो कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन थी अपार्ट फ्रॉम इंडिया इज सच अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री जिसने खुद के पास वैक्सीन कम होते हुए भी कुछ वैक्सीन को बाकी कंट्रीज में, जो पुअर कंट्रीज है उनके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड इन मेनी केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करा था। एंड कंपेयर दिस विद द एटीट्यूड ऑफ यूएस, जिसने खुद की जो वैक्सीन थी उनको सेंड करना, बाहर सेंड करना भी अलाउ नहीं किया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो सारी वैक्सीन होंगी वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के सिटीजन्स के लिए होगी, यूएस की पॉपुलेशन के लिए होगी, बाहर हम सेंड नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देयर वाज वैक्सीन इक्वालिटी इन दिस पर्टिकुलर केस, कि जो पुअर नेशन है जिनके पास में कम पैसा है उनके पास में वैक्सीन का एक्सेस ही नहीं था। और एक 22 स्टडी आई थी कि अगर हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन होती, टाइमली वैक्सीन अवेलेबल होती, तो हम 1 मिलियन लाइफ्स को सेव कर सकते थे। आई वुड से कि हो सकता है शायद और कर पाते, बट करीब करीब 1 मिलियन लाइफ्स का तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जो ये कहता है कि वैक्सीन अगर टाइम पे होती तो हम 1 मिलियन लाइफ्स, 10 लाख लोगों को बचा पाते। ठीक है, तो आपका जो पैंडेमिक ट्रीटी है वो कहता क्या है? तो पहला है वो पैथोजन एक्सचेंज एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। तो अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके पास में पैथोजन का डेटा और वो पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे किसी ग्लोबल पैंडेमिक या जो वायरस या बैक्टीरिया जो ग्लोबल स्प्रेड हो चुका है उससे रिलेट करता है, तो वहां पे उन्हें उस पैथोजन का डेटा को शेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पैथोजन सैंपल शेयर करिए, जीनोमिक सीक्वेंस करिए, और जो डेटा है वो सब आपको शेयर करना पड़ेगा। इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए सो दैट बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे अपनी खुद की वैक्सीन को डेवलप कर पाए ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। सेकंड है वैक्सीन एलोकेशन की बात करी गई है कि जो भी आप वैक्सीन क्रिएट करेंगे, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी वैक्सीन बना रही है उसका 10% एलोकेट किया जाएगा टू WHO। नाउ इट इज गोइंग टू बी WHO वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या करती है वो अलग बात है, बट 10% आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा 10% जो होंगी, अगली 10% जो वैक्सीन होंगी वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपकी जो कंपनीज है उनको सेल करनी पड़ेंगी। थर्ड इज टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ एक्सचेंज। यहां पे कंट्रीज को ऐसे सिस्टम क्रिएट करने हैं जिससे जो वैक्सीन रिलेटेड डेटा होता है या जो भी आपका टेक्निकल नो हाउ है रिगार्डिंग पैंडेमिक कंट्रोल, वो सब आपको एक दूसरे से शेयर करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज आप क्रिएट करिए अपनी नेशनल पॉलिसीज फॉर इक्विटेबल एक्सेस। ओके, इक्विटेबल एक्सेस के लिए करिए। तो ये कुछ की प्रोविजंस हैं आपके इस पैंडेमिक ट्रीटी के अंदर में। अब यहां पे हम देखें कि ये पर्टिकुलर पैंडेमिक ट्रीटी के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। तो पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि ये लीगली बाइंडिंग होगी। तो आपका ये सेकंड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा इन WHO हिस्ट्री आफ्टर द 2002 टोबैको कंट्रोल ट्रीटी। तो सबसे पहली ट्रीटी जो लीगली बाइंडिंग थी WHO की वो थी 2003 की टोबैको कंट्रोल ट्रीटी, और सेकंड आपकी ये पैंडेमिक ट्रीटी बन जाएगी। कब बनेगी? जब इसके सिग्नेचर्स हो जाएंगे। अगर ये पर्टिकुलर फोर्स में आती है तो ये कंपलसरी होगी, बाइंडिंग होगी। सेकंड इज फोकस इज ऑन इक्विटी, यानी कि हम जिसको जो रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे ट्रीटमेंट देंगे। जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनको भी वैक्सीन एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। वीकनेस की बात करी जाए सो अगेन जो हर किसी इंटरनेशनल की इशू होता है वो यहां पर भी है कि यहां पे इन्फोर्समेंट लैकिंग है। WHO के पास में अथॉरिटी ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है। लेट्स से कल यूएस फिर से मना कर देता है तो यहां पे वो क्या कर सकता है? क्या वो वैक्सीन मैंडेट्स डिक्लेयर कर सकता है? क्या वो यहां पे ट्रैवल बैन्स इंपोज कर सकता है? तो ऐसा कोई पावर नहीं है। दूसरा है उसके पास में कोई बाइंडिंग अथॉरिटी भी नहीं है। सो अगेन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत सिमिलर्स हैं कि कोई अगर यहां पे कोई पर्टिकुलर कंट्री है जो पावरलेस है उसके अगेंस्ट में क्या ही कर पाएगा। थर्ड इज लिमिटेड स्कोप ऑफ द पैथोजन एक्सेस सिस्टम। तो
अगेन द इश्यू इज कि आपने पैथोजन एक्सेस अलाउ तो कर दिया, बट सामने वाली कंट्री के पास में अगर उसको यूज करने का कोई उसका इक्विपमेंट्स ही नहीं है, उसके पास प्रॉपर लैब्स ही नहीं है, लेट्स से इमेजिन अफ्रीकन कंट्री या पूर अफ्रीकन कंट्री, उसके पास में वो टेक्निकल कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो पर्सनल ही नहीं है जो इस पैथोजन सैंपल को यूज कर सके, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत कम काम की होती है। एंड यूएस सब्सटेंस, द वन बिग इशू इज कि यूएस जहां कह सकते हो आपकी सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है फार्मास्यूटिकल्स पे, वैक्सीन के अंदर पे, वो इस ट्रीटी का अभी तक एब्सेंट है, वो इसको शायद साइन भी ना करे, तो इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो भी कुछ ना कुछ समझ के बाहर है। तो ये कुछ इश्यूज हैं आपके, ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटी के। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज थे आपकी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। आई होप ये इनिशिएटिव यूजफुल हो। आपको कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको करेंगे। ठीक है, तो विद दिस माय सिलेक्शन टुडे सेशन, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द 20 जीके क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।